हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब एडवांस। साथियों, मैंने पिछले पार्ट में आपको वर्ब का बेसिक पार्ट मैंने आपको कराया था, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था वर्ब क्या होता है, वर्ब के कौन कौन से प्रकार हैं, वो आपका बेसिक वाला पार्ट था। लेकिन आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्ब का एडवांस वाला पार्ट। क्लियर? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि इस वाले टॉपिक से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए साथियों, करते हैं शुरू। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बताएं वर्ब होता क्या है। ठीक है, वर्ब क्या होता है? तो आपका सबसे पहला जवाब यही होगा कि वर्ब किसे कहते हैं, तो एन एक्शन वर्ड। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को दर्शाता हो, कोई भी एक ऐसा वर्ब जो एक्शन को दर्शाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे ही हम लोग बोलते हैं वर्ब। क्लियर? ये तो आपका बेसिक हो गया। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल हमेशा उठता होगा कि अगर वर्ब बेसिक से काम चल जा रहा तो एडवांस लिखने की जरूरत क्या थी? एडवांस में है क्या, हम पढ़ने क्या वाले हैं? ठीक है, तो मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज हम लोग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे आपका इन्फिनेटिव। क्लियर? इन्फिनेटिव पढ़ने वाले हैं। दूसरा जेरंड पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ब एडवांस में। क्लियर? तो चलिए साथियों, करते हैं शुरू। मैंने आपको बता दिया वर्ब एडवांस होता क्या है और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं वर्ब एडवांस का। सबसे पहले जानेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ साथियों वर्ब के 4 प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन? सबसे पहला हो गया फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट, तीसरा है ट्रांजिटिव और चौथा इनट्रांजिटिव। क्लियर? चलिए बारी बारी से देखते हैं, फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और इनट्रांजिटिव क्या होता है। क्लियर? सबसे पहला साथियों फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो आपको जवाब ये देना है, आपको माइंड में ये रखना है कि फाइनाइट वर्ब, जो भी फाइनाइट वर्ब होगा उसका हमेशा एक सब्जेक्ट होगा ही होगा। क्लियर? देखिए क्या लिखा है, फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है एकदम ध्यान रखिएगा, इसका जो नंबर होता है और पर्सन होता है वो सब्जेक्ट, मतलब ये जो वर्ब होता है साथियों, वो सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार यूज होता है। यानी अगर इसको इजी वे में कहें तो फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट पर निर्भर होता है। फिर से रिपीट करेंगे, फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट पर निर्भर होता है। यानी सब्जेक्ट की संख्या बढ़ा तो चेंज हो जाएगा, है ना, कौन से पर्सन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट किसे कहेंगे? तो देखिए जस्ट अपोजिट, उसमें क्या था, उसमें सारा कुछ डिपेंड कर रहा था सब्जेक्ट पर, लेकिन यहां पर जो वर्ब है वो कोई भी पर्सन या फिर कोई भी नंबर से लिमिटेड नहीं होता है। क्लियर? जैसे पढ़ते हैं आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, ध्यान दीजिएगा, आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन। अब यहां पर एक व्यक्ति टेलीविजन देखे या फिर 100 व्यक्ति टेलीविजन देखे, वॉचिंग ही प्रयोग करेंगे। यह समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक व्यक्ति देख रहा है तो भी वॉचिंग, और 100 व्यक्ति देख रहा है तो भी वॉचिंग। क्लियर? अगला एग्जांपल, सी वांट्स टू गो अब्रॉड, है ना, विदेश जाना चाहती है। टू गो, वह रहे या फिर मतलब वो मेल रहे फीमेल रहे, कोई भी हो, ठीक है, पर्सन चेंज हो, आई वी कुछ भी हो, वहां पर यूज क्या करेंगे? वहां पर टू गो ही यूज करेंगे। टू गो में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ऐसा पार्ट, ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को चेंज करने से वो वर्ब चेंज नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, फाइनाइट क्या होता है? जो एकदम निर्भर होता है सब्जेक्ट पर। नॉन फाइनाइट क्या होता है? जो सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, चलिए नॉन फाइनाइट बस उतना ही था, बहुत लिमिटेड था। लेकिन नॉन फाइनाइट, इसका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है आज के टॉपिक में, आज के चैप्टर में। देखिए नॉन फाइनाइट की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला होता है साथियों इन्फिनेटिव, दूसरा जेरंड और तीसरा पार्टिसिपल। ठीक है, 3 तरह का, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। क्लियर? बारी बारी से सबको देखते हैं, इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। बारी बारी से सभी को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनेटिव की। ठीक है, सबसे पहला इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव देखिए, जब भी अगर कोई बोले आपको इन्फिनेटिव कहीं यूज करना है इन्फिनेटिव, तो आप ध्यान रखेंगे इन्फिनेटिव यानी 2 + V1। इन्फिनेटिव यानी
2+v1, एकदम याद कर लेना है। इन्फिनेटिव यानी 2+v1। आगे जाकर एक जगह आता है जहां पर बेयर इन्फिनेटिव के बारे में बताया जाता है, यानी बिना 2 वाला v1, यानी 2+v1 इन्फिनेटिव होता है। इसमें अगर 2 को गायब कर दिया जाए तो ये बन जाता है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये बातें मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 2+v1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं इन्फिनेटिव जो होता है 2+v1, इसमें ये जो 2+v1 है ये आखिर में है क्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बात कि लिखा क्या है 2+v1, तो इसमें वर्ब का गुण तो है, ये तो कंफर्म है, v1 मतलब वर्ब का गुण है। साथ ही साथ इसको एज ए नाउन भी यूज हम लोग करते हैं। तो ये जो 2+v1 है इसको आप कह सकते हैं वर्ब एंड नाउन, ठीक है, दोनों का गुण है इसमें, वर्ब भी है और एज ए नाउन भी यूज करते हैं। जैसे देखें आप, बहुत ही फेमस लाइन है ये, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, टू ईरर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। टू ईरर इज ह्यूमन, है ना, टू ईरर इज ह्यूमन यानी गलती करना मानव का स्वभाव होता है। टू ईरर है, एज अ सब्जेक्ट यहां पर यूज हमने किया, क्लियर, ये समझ में आया। अगला देखते हैं, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू स्टडी। ध्यान दीजिएगा इन्फिनेटिव का यूज, पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया, यहां पर इन्फिनेटिव का यूज, यहां पर इन्फिनेटिव का यूज एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्लियर। दूसरे वाले सेंटेंस में यहां पर इन्फिनेटिव का यूज एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, क्लियर। यहां पर था एज अ सब्जेक्ट, यहां पर था, यहां पर हो गया एज अ ऑब्जेक्ट। तीसरा में देखिए, आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, अगर ये इंग्लिश को आप इग्नोर करते हैं तो टू स्टडी क्या आ गया साथियों, एज अ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इंग्लिश को देखते हैं तो इसके लिए ये वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, इंग्लिश के लिए ये वर्ब का काम कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको नाउन वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जगह पर भी जाता है इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट के जगह पर भी जाता है, और यहां पर देखिए एज अ वर्ब भी काम करता है, क्लियर। तो ये इन्फिनेटिव आपको समझ में आ गया, क्लियर। मैंने अभी जो जो बातें आपको बताई सेम वही चीजें यहां पर लिखी गई है, आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। मैंने जो बातें बताई वाक्य 1, वाक्य 2, वाक्य 3, सेम चीज वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए नाउन और वर्ब दोनों रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला है जरंड, ठीक है। देखिए जरंड के बारे में यहां पर ज्यादा कुछ बताया नहीं गया खास कर, है ना, लेकिन जितना बताया गया हम लोग देखेंगे। जरंड का एक अलग टॉपिक है। जरंड देखते हैं क्या होता है। जरंड होता है साथियों v1 + ing, v1 + ing, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जरंड, ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है 2+v1, इन्फिनेटिव क्या होता है 2+v1, और जरंड क्या होता है v1 + ing। 2 देखिए v1 के आगे अगर 2 लगा तो इन्फिनेटिव, और अगर v1 के आगे ing लग गया तो क्या हो गया साथियों, वो आपका हो जाता है जरंड हो जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, एकदम मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इससे पहले कोई भी प्रॉब्लम था तो अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अब बिल्कुल भी नहीं घबराना, है ना, सारा कुछ समझ में आएगा। इन्फिनेटिव, जरंड, पार्टिसिपल, यही बस 3 स्तंभ हैं आपके वर्ब एडवांस के, ठीक है। तीनों समझ में आ गया, वर्ब एडवांस जो है क्लियर हो गया, ठीक है साथियों। तो फिर से मैं रिकॉल कराऊंगा आपको कि इन्फिनेटिव क्या होता है 2+v1, जरंड क्या होता है v1 + ing, ठीक है। चलिए अब लिखा है साथियों कि ये जो जरंड है एक प्रकार का वर्ब है, वाकई में है, चूंकि यहाँ लिख हुआ है, लेकिन एज अ नाउन भी यहाँ पर यूज करते हैं। तो फिर से वही कंडीशन आ गया, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउन भी कर सकते हैं, वर्ब भी कर सकते हैं, दोनों के जैसा यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसका। सबसे पहला एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग मतलब क्या होता है, तैरना, है ना। तो क्या लिखा है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, अच्छा एक्सरसाइज है। अब आप बताएं साथियों, यहाँ जो स्विमिंग यूज हुआ है, ठीक है, एज अ किसके रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। स्विमिंग यहाँ पर कैसे यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्लियर। अगला देखिए, अगला लिखा है आई लर्नड ड्राइविंग। अब ध्यान से देखिए, ड्राइविंग यहाँ पर फिर से जरंड है, यानी v1 + ing है। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि ड्राइविंग यहाँ पर क्या यूज हुआ है, तो ड्राइविंग साथियों यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, क्लियर। तो फिर से रिकॉल कराएंगे, जरंड का यूज हम लोग एज अ सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, जरंड का यूज हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, और जरंड का यूज हम लोग एज अ वर्ब भी कर सकते हैं। यानी जरंड का यूज नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हो ही गया। अब देखिए जरंड का यूज हम लोग एज अ वर्ब भी करेंगे, कैसे देखिएगा। अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि आई लव वाचिंग टेलीविजन, आई लव वाचिंग टेलीविजन। ध्यान से समझिएगा, अगर देखें, अगर टेलीविजन को आप यहां से साइड करें, ठीक है,
तो आई लव वाचिंग, आई लव वाचिंग क्या, अगर हम यहीं पर खत्म करते हैं आई लव वाचिंग, मैं देखना पसंद करता हूं, है ना, आई लव वाचिंग टेलीविजन, मैं देखना, टेलीविजन को अगर हम यहां से इग्नोर करते हैं तो क्या क्या इसे पढ़ेंगे, आई लव वाचिंग मतलब मैं देखना पसंद करता हूं, तो इसके लिए एज ऑब्जेक्ट आ गया ये, क्लियर। लेकिन अगर हमने टेलीविजन को इसमें ऐड कर दिया, अगर हमने टेलीविजन को इसमें ऐड कर दिया तो टेलीविजन के लिए साथियों ये एज अ वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। तो रिकॉल हो रहा है, क्लिक कर रहा है ना। देखिए जो कंडीशन था आपका इन्फिनिटिव में यानी 2 + V1 में क्या था, ये जो 2 + V1 एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा था, एज अ सब्जेक्ट भी काम कर रहा था और एज अ वर्ब भी काम कर रहा था। सेम चीज ये है आपका जेरंड, ठीक है, सेम चीज आपका है जेरंड। ये जो जेरंड है ये भी एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, एज अ वर्ब काम करेगा। अब बताइए ये समझ में, जेरंड ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो मैंने अभी बातें बताई वही सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अगला नोट में अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ध्यान देना आपको। देखिए कई ऐसे वर्ब होते हैं, कई ऐसे एडजेक्टिव होते हैं और कई ऐसे फ्रेज होते हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं जिनके बाद टू का प्रयोग होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं जिनके बाद टू का प्रयोग होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, जनरली लोग याद क्या रखते हैं कि टू जहां दिखा तो 2 + V1, है ना, यही तो होता है हमारा माइंडसेट, 2 + V1 रट लिए एकदम, जहां भी 2 दिखा V1 लगा दिए। लेकिन ये नोट जो है बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि अगर बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं जिनके साथ टू का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन टू के बाद V1 का प्रयोग यहां नहीं करते बल्कि V1 + ing का यूज करते हैं। एकदम नोट कर लें आप इसे, कौन कौन से हैं मैं बताने जा रहा हूं, कौन कौन से वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज हैं, मैं जितना भी बताने जा रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट है और सबसे सवाल पूछे हैं भर भर के एसएससी ने, है ना। सबसे पहला वर्ब के साथ अगर कहीं भी यूज टू दिखे, कहीं भी अगर यूज टू दिखे तो इसके साथ क्या करना है, यूज टू जैसे ही दिखा आगे V4 कह सकते हैं, V1 + ing जेरंड फॉर्म, या फिर वर्ब के साथ एक कस्टम्ड टू दिखे, वर्ब के साथ ए वर्स टू दिखे, वर्ब के साथ विद अ व्यू टू दिखे, एडिक्टेड टू दिखे, डिवोटेड टू हो, या फिर इन एडिशन टू हो, लुक फॉरवर्ड टू हो, ऑब्जेक्टेड टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, जितने भी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट सबसे सवाल पूछे गए हैं साथियों, ठीक है। तो सोचिए ये छोटा सा सेंटेंस 2 लाइन का कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक से सवाल पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में दिया क्या रहेगा, एडिक्टेड टू और इसके बाद रहेगा इसके बाद दिया रहेगा V1, एडिक्टेड टू V1, आपको लगेगा अच्छा 2 + V1 सही है, आप मार्क आप वहां पर आपको पता नहीं चल पाएगा कि यहां पर इरर है कि नहीं है, लेकिन असली इरर वहीं पर रहेगा, है ना। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं तब और ज्यादा क्लियर होने वाला है। देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है, ही इज एडिक्टेड टू, ही इज एडिक्टेड टू। अब देखिए एग्जाम में यहां पर स्मोकिंग नहीं लिखा रहेगा, यहां पर लिखा रहेगा स्मोक, ठीक है, यहां पर लिखा रहेगा स्मोक। आपको लगेगा अच्छा 2 + V1 टिक मारे सही हो गया, लेकिन वाकई में साथियों स्मोक यहां पर होगा नहीं, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, स्मोकिंग ही यहाँ पर क्या है साथियों सही है ना, स्मोकिंग ही होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर एडिक्टेड कहीं दिखा था क्या, यहाँ एडिक्टेड टू यहाँ पर था, तो जितने भी चीज़ हैं यूज टू, कस्टम्ड टू, जितने भी चीज़ लिखा है एकदम आप इसको रट लें, याद कर लें, इसके साथ हमेशा क्या होता है, हमेशा V1 + ing का प्रयोग होता है, क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है साथियों, अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। क्या लिखा है, लिखा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। जैसे ही दिखा लुकिंग फॉरवर्ड टू, 2 + V1 नहीं, 2 के साथ जैसे ही दिखा लुकिंग फॉरवर्ड टू तो इसके बाद लगाएंगे V1 + ing मीटिंग। अगला देखिए ही वाज यूज टू, जैसे ही दिखा यूज टू, देखिए यूज टू यहाँ था ना, जैसे ही दिखा यूज टू ड्राइविंग होगा, यहाँ पर ड्राइव नहीं होगा कभी भी। देखिए 2 + V1 होता है, इसको रट नहीं लेना है ना, एकदम कान दिमाग सब कुछ खोल के रखना है बढ़िया से। चलिए आगे बढ़े साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैंने जो यहाँ तक जो बातें आपको बताई, जो भी वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब मतलब फ्रेजल जो भी होते हैं उस जिनके साथ भी टू का प्रयोग हो, उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, V1 + ing। अगर इसको एक और लैंग्वेज में बोलना हो, एक और भाषा में, एक और अलग तरीके से बोलना हो
तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं क्या कि अगर कोई भी फ्रेजल वर्ब, देखिए फ्रेजल वर्ब कहते हैं कि इसको वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन वगैरह लगता है तो, है ना, अगर कोई फ्रेजल वर्ब टू में खत्म हो, अगर कोई भी फ्रेजल वर्ब टू में खत्म हो तो उसके बाद क्या यूज करेंगे, उसके बाद V1 नहीं यूज करेंगे बल्कि V1 प्लस ING यूज करेंगे। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है, ही इज गिवन टू ड्रिंक, यहाँ ड्रिंक अगर लिखा रहेगा तो गलत हो जाएगा ना, ड्रिंकिंग, चूंकि गिवन टू है। ही इज प्रॉन टू, देखिए ये लाइन है जो साथियों वो आपको एकदम और आसान कर दिया याद करने के लिए। कोई भी फ्रेजल वर्ब दिखे, वर्ब के साथ टू दिखे आपको, है ना, तो क्या करेंगे आप, उसके बाद V1 यूज नहीं करेंगे, आराम से क्या यूज करेंगे, V1 प्लस ING। ही गॉट यूज टू, जैसे दिखा यूज टू, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ड्राइविंग। अगला, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ही गॉट यूज टू, यहाँ भी था यूज टू, यहाँ भी है यूज टू। ये दोनों लाइन, ये दोनों सेंटेंस आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। सेंटेंस नंबर D और E दोनों आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, दोनों ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ जो था यूज टू साथियों और यहाँ था यूज टू, दोनों में एक अंतर है। क्या है अंतर? यहाँ पर यूज टू से पहले एक ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है कुछ, यहाँ पर यूज टू के पहले ऑलरेडी एक अवेलेबल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्ब। यानी यूज टू के पहले यहाँ पर वर्ब पहले से अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर यूज टू के पहले कोई भी वर्ब नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, अगर यूज टू के पहले यहाँ पर वर्ब है तभी तो बना ये फ्रेजल वर्ब, तभी तो गया क्या, इसके साथ हमने V1 प्लस ING लगाया। लेकिन अगर यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं है तो ये कैसे काम करेगा, ये एज अ मॉडल काम करने लगेगा, ये एज अ मॉडल काम करने लगेगा। और जब ये एज अ मॉडल काम करने लगेगा तो इसके बाद क्या यूज करेंगे, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ V1 का ही यूज करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी फ्रेजल वर्ब दिखे उसके साथ टू रहे तो क्या करना है, V1 प्लस ING लगाना है। लेकिन फ्रेजल वर्ब यानी उसके पहले वर्ब होना चाहिए, उसके पहले वर्ब होना चाहिए। अगर वर्ब नहीं हो तो, जैसे यहाँ पर सेंटेंस नंबर ही पढ़ें आप, अगर उससे पहले वर्ब नहीं हो तो क्या करेंगे, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ V1 लगाएंगे। अगर इसके बाद वर्ब नहीं हो तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ V1 लगाएंगे, ठीक है। चलिए, मैंने अभी जो बातें बताई वही नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर D और सेंटेंस नंबर E। मैं एक बार पढ़ देता हूं, सारा कुछ आप पहले से समझ चुके हैं। अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद V1 प्लस ING, मैंने आपको समझा दिया है, समझ गए होंगे आप। और अगर नहीं हो तो V1। ये क्रिया को दर्शाता है, कौन, हैबिट वाला, ये हैबिट को दर्शाता है ना। जब लंदन में थे तो क्या थे, तो जब लंदन में थे तो हमेशा दाएं तरफ ड्राइव करते थे, है ना। ये हैबिट बन गया था, हैबिट को दर्शा रहा है। लेकिन ये पास्ट का कोई रूटीन को दर्शा रहा है, ये पास्ट का कोई रूटीन है ना। आई यूज टू ड्राइव ऑन राइट, ये प्रेजेंट में नहीं, ये पास्ट का बता रहा है। और कोई रूटीन एक्शन, रूटीन हैबिट में अंतर होता है, हैबिट कंटिन्यू चल रहा है, रूटीन, ठीक है, दोनों में अंतर है। तीसरा देखिए, ये जो है साथियों, अगर यानी ये तीसरा जो पॉइंट है इसके कहने का ये मतलब है कि अगर कभी भी यहाँ पर एज अ मॉडल यूज नहीं हो तो ये किसी भी टेंस में हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एज अ मॉडल यूज हो तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही जाएगा, ठीक है। ये कोई भी टेंस में हो सकता है, यानी ये वाला लाइन कोई भी टेंस में हो सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही रह सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा, कोई भी डाउट आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मूव करते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, देखिए लिंक कर पा रहे हैं क्या। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, बताएं आप। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इन्फिनिटिव, ठीक है, एकदम लिंक करते चलना है, आराम आराम से पढ़ना है। इन्फिनिटिव, दूसरा इन्फिनिटिव के बाद क्या पढ़ाया मैंने, बी में आपको क्या पढ़ाया, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया जेरंड, ठीक है। मैंने इसके कुछ रूल बताए, अब तीसरा कौन सा बचा, पार्टिसिपल। तो चलिए देखते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं ना। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल उसको कहते हैं साथियों जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे। अभी तक ये दोनों में एक चीज कॉमन था, देखिए ये दोनों चीज यानी इन्फिनिटिव और जेरंड में एक चीज कॉमन था कि दोनों नाउन और वर्ब से मिलकर बना था, ठीक है। सॉरी, नाउन वर्ब से मिलकर नहीं, ये दोनों नाउन और वर्ब के जैसा काम कर रहा था, ठीक है। एज अ नाउन भी काम कर रहा था, एज अ वर्ब भी काम कर रहा था, दोनों का यूज एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, है ना, और एज अ वर्ब भी यूज हम कर रहे थे, जैसा कि आपने देखा अभी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर नाउन नहीं बल्कि यहाँ पर वर्ब और एज अ एडजेक्टिव काम करता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल, ठीक है, ध्यान में रहेगा। पार्टिसिपल किसे कहते हैं,
वैसा वर्ड, वैसा चीज़ जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे। क्लियर? तो ये भी 3 तरह का होते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल भी 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे पहला क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम लोग लिखते हैं V1 प्लस ING से। अब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होना यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि V1 प्लस ING आपका जेरंड भी था, ठीक है। V1 प्लस ING यहाँ भी है, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा। कैसे? मैं एकदम एक बात बोलूँगा, आपका सारा डाउट क्लियर। देखिए, जब भी एज अ जेरंड यूज करेंगे, तो वहाँ पर नाउन, एज अ नाउन यूज करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जरूर कोई ना कोई वर्ब आना ही आना है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव यूज करेंगे, देखिए हियरिंग द नॉइज, इसके बाद वर्ब आया क्या, नहीं ना आया। तो अगर आपसे बोले बताइए ये जो हियरिंग है, ये जो हियरिंग लिखा हुआ है, ये आप बताएं क्या है, ये आपका जेरंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आप क्या बताएंगे साथियों, आप क्या बताएंगे? देखिए हियरिंग के बाद वर्ब है क्या, नहीं है ना। तो हियरिंग के बाद अगर वर्ब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। क्लियर? चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं आप। ये डाउट क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आशा करते हैं आप अब परेशान इसमें नहीं होंगे, क्योंकि एक बात मैंने बोला कि जिसके बाद वर्ब हो, जेरंड के बाद ही वर्ब होता है, जिसके बाद वर्ब हो वो जेरंड हो जाएगा, जिसके बाद वर्ब नहीं हो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव वर्ब दोनों का खुद ही काम कर ले रहा है। आगे पढ़ते हैं। हियरिंग द नॉइज वी रश्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, मतलब जैसे ही हमने कुछ शोर शराबा सुना, हम लोग क्या किए, रेस्टोरेंट से बाहर आ गए, ठीक है। जैसे ही हमने शोर शराबा सुना, रेस्टोरेंट से हम लोग बाहर आ गए। तो यहाँ पर हियरिंग कैसा काम किया, यहाँ पर हियरिंग कैसा काम किया, एज एडजेक्टिव है ना, हियरिंग द नॉइज, ये दोनों काम करता है, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। अगला देखिए, हियरिंग, सॉरी यहाँ पर हियरिंग कैसा काम कर रहा था, हियरिंग द नॉइज, जब जैसे ही हमने आवाज को सुना, वर्ब है ना, हियरिंग द नॉइज। अगला देखिए, थिंकिंग ऑल इज वेल, यह सोचकर कि सब कुछ अच्छा है। ही वेंट टू बेड, बेड पर चला गया सोने के लिए, यह सोचकर कि सब कुछ अच्छा। थिंकिंग क्या हो जाएगा आपका, देखिए थिंकिंग के तुरंत बाद आया क्या, वर्ब, नहीं ना आया। थिंकिंग के तुरंत बाद वर्ब नहीं आया, तो ये खुद ही आपका हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा, ये जो लिखा है खुद ही आपका हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? चलिए इसका सेकंड वाला देखते हैं, इसको मैं साफ क्लीन कर देता हूं थोड़ा। इसका सेकंड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या है सेकंड लिखा है पास्ट पार्टिसिपल। एकदम रिलेट करते जाना है, सीखते जाना है। बहुत मजेदार टॉपिक है ये सब, है ना, और बहुत मजा भी आने वाला है पढ़ने में। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है साथियों V3, है ना। V3 को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए समझिएगा क्या लिखा है, ड्रिवन बाई पोवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। ड्रिवन बाई, यहाँ ध्यान से समझने लायक बात ये है, देखिए ड्रिवन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि V3 है, ये कौन सा V3 है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल वाला या नॉर्मल वाला है कौन ये, है ना, ये कंफ्यूजन होता है। अगला मैं पढ़ता हूँ एग्जाम्पल, इससे आपका और ज़्यादा क्लियर होगा कि डिसीव्ड बाई हिज बेस्ट फ्रेंड, ही वाज लेफ्ट इन द लर्च। देखिए डिसीव्ड, ये पहले क्या आ गया, पास्ट पार्टिसिपल डिसीव्ड मतलब क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था, ठीक है, अपने दोस्त से धोखा खा चुका था, इसलिए उसको भी छोड़ दिया संकट में, है ना, उसको भी लर्च में छोड़ दिया, डिसीव्ड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये समझ में आया कि नहीं आया साथियों? देखिए फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि अगर, देखिए जो मैं बोलने वाला एकदम सेम नीचे लिख रखा है यहाँ पर कि अगर V3 का प्रयोग किसी घटना को कंप्लीट दर्शाने के लिए किया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी जब भी आपको कंफ्यूजन लगे कि V3 अगर पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं है, तो सीधा देखें कि अगर ये जो V3 है, अगर कोई भी घटना को कंप्लीट दर्शा रहा है तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे ये जो दोस्त है, दोस्त द्वारा वो धोखा पहले दिया गया था ना, इसी पर आधारित है, तब उसको भी धोखा में छोड़ दिया, उसको भी लर्च यानी मुसीबत में छोड़ दिया, है ना, ही वाज लेफ्ट इन द लर्च। क्लियर? चलिए ये तो हमने पहला दूसरा प्रेजेंट और पास्ट को खत्म कर लिया। अब तीसरा एक बचता है, वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा क्या है साथियों, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं हैविंग प्लस V3 में, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, हैविंग प्लस V3। देखिए क्या है हैविंग प्लस V3, देखिए अगर कहीं भी हैविंग प्लस V3 लिखा रहे, ठीक है, अगर कहीं भी हैविंग प्लस V3 लिखा रहे तो क्या उसे कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं इसको सेंटेंस के थ्रू और ज़्यादा क्लियर रूप में समझाना चाहूँगा, समझिएगा। सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन टू वर्क।
है ना, हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन टू वर्क। दूसरा हैविंग रेस्टेड, देखिए हैविंग डन, दोनों का मैं अभी समझाने वाला हूं क्या है। हैविंग रेस्टेड, हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। देखिए समझिएगा, हैविंग रेस्टेड, आराम करने के बाद, आराम, देखिए पहले क्या कर रहा था, जर्नी में था। हैविंग रेस्टेड, ठीक है, आराम फरमाने के बाद, आराम करने के बाद, दे स्टार्टेड, वे लोग क्या किए, अपने जर्नी को पुनः अगेन, अपने जर्नी को पुनः शुरू किए, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है, यानी हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि कहां पर हैविंग प्लस V3 का यूज होगा कि नहीं होगा, तो एक बात हमेशा आप सोचेंगे कि एक ऐसा जो भी जहां भी हमको यूज करना है, समझिएगा बात को ध्यान से, अगर हमें यहां पर हैविंग प्लस V3 का यूज करना है, ठीक है, हैविंग प्लस V3 का यूज करना है, तो ये कंफर्म पता होना चाहिए कि अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो ये जो घटना पक्का पास्ट में समाप्त हो गया हो, ये जो पक्का पास्ट में कंप्लीट हो गया हो, तभी यहां पर ये हैविंग प्लस V3 का यूज होगा। जैसे दोनों में देखिए, हैविंग डन पहले हो गया, हैविंग डन, हैविंग रेस्टेड पहले ही वो आराम कर चुके, अब वो जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, पहले ही वो आराम कर चुके, अब वो जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर कहीं भी बोले हैविंग प्लस V3 का यूज कहाँ, तो एक ऐसा, है ना, वही यूज करेंगे हम लोग जहां पर कोई भी काम पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है साथियों। तो तीनों चीज आपको समझ में आ गया। फिर से कंक्लूड करते हैं तीनों को, क्या क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको। सबसे पहले बताया था पार्टिसिपल में, सबसे पहला था प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING। सबसे पहला क्या था, V1 प्लस ING, यानी V1 प्लस ING जेरंड भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। कंफ्यूजन होगा, कैसे आप दूर करेंगे, ठीक है। दूर आप ऐसे करेंगे साथियों कि अगर V1 प्लस ING इसके बाद कोई वर्ब दिखे तो ये पक्का जेरंड होगा, ये पक्का क्या होगा, जेरंड होगा। लेकिन अगर V1 प्लस ING के बाद वर्ब नहीं दिखे, वर्ब नहीं रहे, तो ये पक्का आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, PP प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया, पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया, परफेक्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर आपके दोस्त लोग जिनको भी कंफ्यूजन है, आप उनको आराम से बताइए। देखिए सबसे बढ़िया तरीका यही है साथियों, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जो चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है ना, जो चीज बहुत परेशान करे, उसको एक बार बिल्कुल एकदम लग के समझिए। और अगर चाहते हैं आप उसे कभी ना भूलें, तो अपने दोस्त लोग को पकड़े, है ना, अपने दोस्त लोग को पकड़े, क्योंकि अगर आपको दिक्कत था तो उनको भी दिक्कत होगा, उनको बढ़िया से आप समझाइए। तो ये पूरा टॉपिक अगर आपको जिसमें भी, अगर मानिए आपको पास्ट पार्टिसिपल में दिक्कत हुआ, अपने दोस्त को पकड़िए, उससे पहले पूछे बताओ भाई पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। अगर वो ना बताए तो फिर आप समझाइए, आपका और क्लियर होगा, आप कभी एग्जाम में भूलेंगे नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मैंने 2 वर्ब आपको बताया अभी तक। सबसे पहला फाइनाइट हमने पढ़ा था, जिसको एक लाइन में ही निपटा दिया था। दूसरा हमने पढ़ा था नॉन फाइनाइट, जो लंबा चौड़ा अभी तक चल रहा था, ठीक है। मेन था सब, मतलब मुख्यतः वर्ब एडवांस वही था, ठीक है। अब तीसरा पर आते हैं हम लोग। तीसरा क्या लिखा है, तीसरा आपका लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई सेंटेंस में, जब भी वाक्य में, जब भी सेंटेंस में वर्ब के बाद, क्रिया के बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, जब भी सेंटेंस में वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे देखिए आई राइट एसे, चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स। अब मैं इसका एक तरीका बताता हूं जिससे कभी भी आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहला देखिए आई राइट एसे। अब एक काम करिए, ऑब्जेक्ट को यहां से आप उड़ाइए, क्या बचा, आई राइट, मैं लिखता हूं। तो देखिए जब भी कोई बोले मैं लिखता हूं, तो आपके मन में सवाल तो आता होगा ना, भाई क्या लिखते हो, है ना, कविता लिखते हो, कहानी लिखते हो, अपना नोट्स बना रहे हो, क्या लिखते हो, सवाल आता है कि नहीं आता है। तो जब भी सवाल उठे, मतलब जब भी सवाल उठे, क्वेश्चन उठे मन में, तो मतलब पक्का वो ट्रांजिटिव वाला होगा, और यहाँ कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। आई राइट क्या, तो एस्से, भाई मैं एस्से लिखता हूँ, है ना, आई राइट एस्से, ठीक है। क्लियर? अगला देखिए एग्जाम्पल, और बढ़िया से क्लियर होगा। क्या है, चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स, बच्चे जो है उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं भाई साहब, है ना, क्या उड़ा रहे हैं, एक सवाल आया ना मन में, क्या उड़ाया जा रहा है, तो भाई पतंग को उड़ाया जा रहा है। क्या उड़ाया जा रहा है, पतंग को उड़ाया जा रहा है। क्लियर? तो ये था ट्रांजिटिव। लेकिन जैसे ही इन लग गया इसके सामने, यानी इनट्रांजिटिव, तो क्या ये जो है
ये जो लिखा है साथियों इंट्रांजिटिव, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है ना, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं भाई साहब, खुद ही एकदम मतलब अपने आप में इनफ है। जैसे देखिए एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। सी स्लेप्ट, वह सोती है, इसमें क्या वह सोती है, कोई इसमें क्वेश्चन मार्क आप उठा सकते हैं? पक्षी उड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं? कोई नहीं क्वेश्चन मार्क यहाँ उठेगा। ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव और ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। क्लियर? तो आपको ध्यान कैसे रखना है कौन ट्रांजिटिव कौन इंट्रांजिटिव, फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिकॉल आपको कराते हैं, एकदम भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। जब भी कोई सेंटेंस में आपको, है ना, सबसे पहले देखिए कोई सेंटेंस लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा है और वर्ब लिखा है। जब भी अगर इतना ही काम चल जाए, कोई अलग क्वेश्चन ना उठे, है ना, अलग क्वेश्चन ना उठे, तो पक्का समझिए ये इंट्रांजिटिव है, पक्का इंट्रांजिटिव है, ये वाला है। लेकिन जब भी क्वेश्चन उठे, जैसे आई राइट एसे, क्या आई राइट एसे, मैं क्या लिखता हूँ, है ना, तो एसे लिखता हूँ, सवाल उठा ना, तो पक्का ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, सेम वही चीज नीचे लिख रखा है। क्लियर? जैसे ही किल्ड, क्या किसको मारा, है ना, तो ही किल्ड अ रैबिट, ही किल्ड अ रैबिट। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांजिटिव अपने साथ खोजता है ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव अपने साथ कुछ नहीं चाहिए इसको। आई हेल्प्ड, भाई किसे मदद किए, आई हेल्प्ड, तो क्या बोला, आई हेल्प्ड हिम, खुद सॉरी उसे, है ना, मैंने उसे उसकी मदद की। क्लियर? तो ये दोनों आप नहीं भूलेंगे। मैं अगले 2-3 मिनट में, मैं जितना भी अभी आपको बताया हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अगले 2-3 मिनट में पूरा आपको एक बार फिर से रिवीजन कराऊं। जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूं पहले स्लाइड पर। चलिए, ये पहला स्लाइड, एकदम फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट का एक सब्जेक्ट होता है, और देखिए फाइनाइट का एक सब्जेक्ट होता है, और फाइनाइट वर्ब जो होता है वो अपने सब्जेक्ट पर क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है सर? ट्रांजिटिव होता है जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांजिटिव के साथ क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, वैसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वैसे वर्ब मतलब जिस भी सेंटेंस में यूज हो वो बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव। अब आते हैं नॉन फाइनाइट में, थोड़ा एंट्री मारते हैं। इसमें कितने तरह के हमने पढ़े? नॉन फाइनाइट में हमने 3 तरह के पढ़े। कौन कौन पढ़े थे इसमें? कौन कौन पढ़े थे जल्दी बताएं। नॉन फाइनाइट में मैंने आपको 3 बताए थे। कौन कौन थे? नॉन फाइनाइट में मैंने आपको 3 बताए थे। सबसे पहला कौन था? सबसे पहला था आपका इनफाइनाइट, सॉरी इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। दूसरा क्या था? दूसरा था जेरंड। तीसरा क्या था? तीसरा था पार्टिसिपल। ठीक है, 3 चीज मैंने पढ़ाया था नॉन फाइनाइट, और ये पूरा समझिए कि वर्ब एडवांस यही तीनों पर टिका है। बारी बारी से सबको देखते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव आपका होता है 2 + V1। ये क्या होता है आपका? ये होता है 2 + V1। क्लियर? जेरंड क्या होता है? ये होता है V1 + ING। क्लियर? पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल होता है क्या, जल्दी से बताइए। तो पार्टिसिपल होता है साथियों ये वर्ब और एडजेक्टिव। इसका खास स्ट्रक्चर आप बता नहीं सकते, क्योंकि 3 तरह का था पार्टिसिपल भी। ये वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव। देखिए ये दोनों किसके जैसा काम कर रहा था? तो ये एज अ नाउन भी काम कर रहा था और एज अ वर्ब भी काम कर रहा था, इन्फिनिटिव और जेरंड। लेकिन पार्टिसिपल किसके जैसा काम कर रहा था? तो पार्टिसिपल जो था साथियों वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब और एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा था, ये एज अ नाउन काम नहीं कर रहा था। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो साथियों ये जो था पहला पोर्शन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, और मेन पार्ट यही समझने वाला था। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग जब आएंगे तो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगले पार्ट में मैं इसके बाद एक और वर्ब है, वो आपका पॉजिटिव वर्ब है, मैं उसको बताने वाला हूं, और उसमें कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाऊंगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अगले पॉइंट में कोशिश करूंगा अगले पॉइंट में खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लगातार बने रहे, है ना, लगातार बने रहे। बहुत 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 धन्यवाद, और आशा करते हैं कि अगर आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया तो आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें और लोगों को भी बताएं, है ना। मैं इतना मेहनत कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप और लोगों के बीच में भी शेयर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कंटिन्यू आप बने रहेंगे इसके साथ। थैंक यू, जय हिंद।